आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है, आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जिन भी खाद्य पदार्थों में तेल और वसा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन्हें हमें खुले में रखने से बचना चाहिए। खुले में आप रखेंगे तो ये हवा से क्रिया कर लेंगे, हवा में होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिस कारण से इनमें दुर्गंध आने लगती है और उन खाद्य पदार्थों का स्वाद भी चेंज हो जाता है। और ज़्यादा दिन तक ऑक्सीकरण होगा अगर तेल और वसा का, तो ये विषाक्त भी हो जाते हैं वे पदार्थ। विषाक्त होने के बाद आपके शरीर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को जिन्हें वसा और तेल का इस्तेमाल किया गया है उन्हें खुले में रखने से बचना चाहिए। तो सही आपका क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, ये आपको बताना है। जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे सबसे पहले फ्रांस देश लागू किया था 1954 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। इसके लिए हमने 101वां संविधान संशोधन किया और रखा किस आर्टिकल में इसको है, 279 के ए में इसे हमने रखा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का जो नंबर मिलता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो उसमें 15 डिजिट होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन होगा, जीएसटी लागू करने वाला देश पहले नंबर पर फ्रांस था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। जहाँ पर देखिए 1/2 लिखिए, मास आपको दिया गया है 22 केजी का, तो 22 लिख लीजिए। वेलोसिटी आपको यहाँ पर दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा। 1/2 से इसे डिवाइड करेंगे 22 को तो 11 बन जाएगा। 11 × 25 करेंगे तो आंसर आपको 275 जूल का मिल जाएगा। वो किस ऑप्शन में रखा गया है? ऑप्शन नंबर पहले में रखा गया है। तो इस प्रकार से आपको समझ करके इन सभी क्वेश्चनों को करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु जो है वो स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो अगर कार्य बताना है तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F × S, जहाँ पर F क्या है? फोर्स है, S क्या है? विस्थापन है। तो फोर्स तो आपको यहाँ पर दिया नहीं गया, तो फोर्स को हम और चेंज करेंगे, F बराबर mg होता है। तो mgs, हमको यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है। तो m तो हमको दिया गया है 4, g की वैल्यू हमको पता होती है 10, s हमको नहीं पता है, मतलब विस्थापन अगर हम निकाल लें तो फोर्स हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गति के नियम का प्रयोग करेंगे। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2gs, ये हमारा गति का तीसरा नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जो स्थिति है वो स्थिर है। स्थिर मतलब कि प्रारंभिक वेग जो हमारा होगा वो 0 होगा। 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर लिखिए, g की वैल्यू 10 होती है और s हमको निकालना है। और v देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जो अंतिम वेग आपको दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकंड का दिया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बन गया। तो अब 25 बटे अगर 20 कर दें आप, 10 दूना 20, और इस ये नीचे आ जाएगा 20, तो s की वैल्यू यहाँ पर से आपको मालूम चल जाएगी। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, तो s बराबर 5/4 आ गया। तो चलिए वैल्यू को रख लेते हैं। m की वैल्यू आपको दी गई है 4, g की वैल्यू 10 होती है, s अभी आपने निकाला 5/4, तो 4 से 4 कट गया, 10 × 5 = 50 आ जाएगा। तो 50 जूल जो आ जाएगा वो बल के द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? हमारे गले के पास में होती है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक जो है वो आयोडीन है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा आपके शरीर में तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण नहीं होगा, जिस कारण से घेंघा नामक रोग हो जाता है। आपने देखा होगा गले के पास थोड़ा से फूल आता है ना, तो वो घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में हो रही है तो इसके लिए आप क्या क्या खा सकते हैं? इसके लिए आप समुद्री मछली का सेवन कर सकते हैं, जो लोग नॉन वेज वाले हैं। जो लोग वेज वाले हैं वो पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए।
और आयोडीन युक्त अगर आप नमक खाते हैं तो आयोडीन आपको मिलेगा, जिस कारण से आपको घेंगा रोग नहीं होगा और थायरॉक्सिन का संश्लेषण अच्छी तरह से होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या आपको करना होगा? तो यदि लिखा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे कोई कह रहा है कि इसको केल्विन में चेंज करिए, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 0 डिग्री प्लस 273 अगर आप जोड़ दें तो ये आपका केल्विन में चेंज हो गया। तो 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहता है कि अगर आप 27 डिग्री को केल्विन में चेंज करिए तो 273 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 27 डिग्री हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो दिए गए तापमान में आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता जो थे वो महाराजा थे? तो यहां पर देखिए उन मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह। ठीक है, अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनके पिता का नाम था यादवेंद्र सिंह। ठीक है, यादवेंद्र सिंह जो कि पटियाला के राजा थे, पटियाला के आखिरी राजा थे। 1938 से लेकर के 1971 तक ये पटियाला के राजा थे, अमरिंदर सिंह के पिताजी। ठीक है, याद रहेंगे यादवेंद्र सिंह, और ये एक क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। तो इन्हें आप लोग क्रिकेट खेलते हुए देखे होंगे या सुने भी होंगे। अब नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी मैंने आपको बताया कि 1/2 mv² होता है, जहाँ पर m जो आपको दिया गया है मास 2 kg का, लेकिन वेग अभी आपको अंतिम वाला निकालना होगा। प्रारंभिक वेग आपको 20 मीटर पर सेकंड का दिया गया है, लेकिन अभी आपको 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा वो आपको निकालने के बाद ही आप यहाँ पर उस वेग को रखेंगे, अंतिम वेग को। तो हम लोग अंतिम वेग के निकालने के लिए गति के प्रथम नियम का प्रयोग करते हैं। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? v बराबर u प्लस gt होता है। ठीक है, ये हमारा गति का प्रथम नियम हो गया। तो अंतिम वेग हमको निकालना है तो v हमको निकालना है, और प्रारंभिक वेग आपको 20 दिया गया है तो 20 लिख लीजिए। माइनस लगाएंगे इसलिए क्योंकि वस्तु जो है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। यदि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो g की वैल्यू जो होती है माइनस में आप 10 रखेंगे। यदि ऊपर से नीचे कोई वस्तु को फेंका जाएगा तो g पॉजिटिव में रहेगा। अगर नीचे से ऊपर अगर वस्तु को फेंक रहे हैं तो g हमारा निगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर हम 10 रखेंगे। समय आपको दिया गया है 2 सेकंड में आपको निकालना है। तो 20 माइनस 20 अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो v की वैल्यू तो शून्य आ गई। अगर v की वैल्यू शून्य आ गई तो 1/2 2 kg और शून्य का स्क्वायर करेंगे शून्य, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी शून्य हो जाएगी। तो 2 सेकंड बाद जो है गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड बाद ये पिंड जो है ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर जब पहुंच जाता है तो पिंड स्थिर हो जाता है, और स्थिर पिंड की काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन 0 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, आपको बताना है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि धातु अगर हम मान लें कि Mg हमने ले लिया है, Mg को अगर हम लोग HCl के साथ क्रिया करा दें, HCl अम्ल हो गया, तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और H2 बनेगा। तो MgCl2 जो है एक साल्ट है, मतलब कि लवण है, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जहाँ पर भी लवण और गैस लिखा हो उसे सही कर दीजिए, साल्ट और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाती हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर हम लोग एल्युमिनियम की HCl से क्रिया कराते हैं तो उसी प्रकार से AlCl3 बनेगा, ये एक साल्ट हो गया, और इसमें भी हाइड्रोजन निकलेगी। तो हाइड्रोजन हर जगह निकलेगी और साल्ट हर जगह बनता है। सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए आपने पढ़ा होगा आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी में भी आपने द्विबीजपत्री पढ़ा होगा। तो द्विबीजपत्री में पोषक ऊतक जो होता है उसका एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, स्टार्च से ही जो भ्रूण होता है
वो बढ़ने का काम करता है, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। जब आप लोग आवृत्तबीजी में एक बीजपत्री, दो बीजपत्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं। तो पादप ऊतकों के दो प्रकारों में आपने पढ़ा होगा। पहला नंबर आता है विभाजोत्मक ऊतक का। तो विभाजोत्मक ऊतक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा नंबर आता है स्थायी ऊतक का। स्थायी ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक, एक आपका जटिल ऊतक। ठीक है, तो अभी आपसे विभाजोत्मक ऊतक के 3 प्रकारों में पूछा है। तो इन 3 प्रकारों में जो होते हैं, पहला नंबर पे आपका एपिकल, दूसरा नंबर पर लेटरल और तीसरे नंबर पर इंटरकलेरी ऊतक होते हैं। तो एपिकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ। तो शीर्षस्थ ऊतक जो होता है उसे एपिकल, लेटरल मतलब होता है पार्श्व और इंटरकलेरी मतलब होता है अंतर्वेशी। तो इस प्रकार से विभाजोत्मक ऊतक जो हैं वो 3 भागों में आपके बटे होते हैं। तो शीर्ष जो ऊतक का काम होता है, एपिकल ऊतक का काम क्या होता है, जड़ और तनों की लंबाई में वृद्धि करना होता है। नीचे की ओर जड़ें बढ़ेगी और ऊपर की ओर तना बढ़ेगा, तो इसमें लंबाई में जो वृद्धि करता है वो आपका एपिकल ऊतक करता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, जड़ और तनों के घेरे में, घेरा मतलब कि इनकी मोटाई जो है वो कैसे बढ़ेगी जड़ और तनों की, तो उसका काम होता है पार्श्व वाले का। पार्श्व मतलब लेटरल। लेटरल जो आपका ऊतक होता है उसका काम होता है कि मोटाई बढ़ाना जड़ और तने की। वही आपसे पूछा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लेटरल वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है, आपको बताना है। तो केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो होती है काफ़ी क्रियाशील होती है हवा के साथ में। तो हवा के साथ में जैसे ही लगती है, जैसे इसको नमी प्राप्त हो जाती है तो ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। और बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन आपका सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये नरम धातुओं में आती हैं। इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा किन धातुओं को आप चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये नरम धातुओं में आती हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केरोसिन में डुबो करके इसे रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो वक्रता त्रिज्या C बराबर होता है 2f, मतलब कि फोकस दूरी का डबल जो होता है वो वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको 20 दी गई है, तो 20/2 कर देंगे तो आपको फोकस दूरी मिल जाएगी। और फोकस दूरी यहाँ पर आपको 10 मिलेगी। 10 किस ऑप्शन में रखा गया है, तीसरे में। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। लेकिन अब आपसे एग्जाम में कंफ्यूज भी आपको कराएगा, कहीं पर आपसे 10 सेंटीमीटर प्लस में लिख देगा और कहीं पर माइनस में लिख देगा। तो अवतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे माइनस पूछता है तो पूरे डाटा के सहित आपको माइनस भी याद रखना है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है। इसमें नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, आप लोग तैयार होकर जाइएगा और माइनस वाले को सही करिएगा अगर प्लस में कहीं पर भी दिया गया है तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 तत्व आपको दिए गए ABC, जो कि डोबेर-आयरन के त्रिक नियम पर व्यवस्थित हैं। यदि A का परमाणु द्रव्यमान 7 है, C का 39, तो B का आपको परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ये निकालना है। तो यदि आपको डोबेर-आयरन का त्रिक नियम नहीं मालूम है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। डोबेर-आयरन ने 1817 में अपना त्रिक नियम दिया था। उन्होंने ये बताया था कि यदि हम 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखें तो पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होगा उसका औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको 3 तत्व दिए गए हैं ABC, तो इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो पहले को देखिए आपको 7 दिया गया है, दूसरे का आपको निकालना है B वाले का, और तीसरे का आपको 39 दिया गया है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो डोबेर-आयरन ने क्या कहा था, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का अगर हम लोग औसत कर दें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल आएगा। तो औसत कर देते हैं, 7 + 39/2 कर दें तो औसत आ जाएगा 46/2, मतलब कि 23 आ जाएगा। तो 23 जो होगा वही B वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा।
तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए जो लिखा गया 7 इसका परमाणु भार है, तो ए यहाँ पर अगर 7 है तो ये लिथियम की बात कर रहा है, ठीक है। बी यहाँ पर सोडियम की बात की है इसने, और सी यहाँ पर 39 है, इसका मतलब इसने पोटेशियम की बात की है। तो इस प्रकार से आपको तत्वों को भी याद रखना है। तो सही ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा। रेलवे ने इसमें गलत आंसर लगाया है, इसलिए इसे आप सही मानिएगा नहीं। सही ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका राइट आंसर होगा। समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है वो बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती, आपसे पूछा गया है। बायोगैस संयंत्र मतलब कि गोबर गैस संयंत्र। तो इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इससे उत्पन्न नहीं होती है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और मीथेन गैस भी होती है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि बायोगैस संयंत्र की सबसे मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, तो सही ऑप्शन तब आप करेंगे मीथेन गैस को। मीथेन गैस जो होती है वो मेन घटक होती है बायोगैस की, 50 से 70% तक बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 25% उत्पन्न होती है। यदि आपके ऑप्शन में अमोनिया भी रखता तो अमोनिया गैस भी बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि जो है वो आपसे छोटी है, तो कौन सा दर्पण आप देख रहे हैं? तो आपने अपने आप को देखा, आप मान लीजिए 6 फुट के थे और उसमें दिख रहे हैं 4 फुट के, तो आपने किस तरह के दर्पण को देखा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आपने उत्तल दर्पण देखा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा ही बनता है। तभी आपने देखा होगा जो साइड मिरर होते हैं, गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं और जो रेयर मिरर होते हैं, जो ऊपर से पीछे से आगे से पीछे देखने काम आते हैं, तो साइड मिरर और रेयर मिरर जो होते हैं वे आपके उत्तल दर्पण के बने होते हैं, ताकि बड़ी गाड़ियों को हम लोग छोटा से देख सकें अपने शीशे में। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं। और जब आपको चीज़ें बड़ी देखनी हो तब वहाँ पर आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे ENT का डॉक्टर जो होता है ना, नाक कान गले वाला, तो उसको चीज़ें बड़ी देखनी होती हैं तो वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो भी आपकी अवतल दर्पण की बनी होती है, क्योंकि उसे लाइट ज़्यादा फैलानी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। और दाढ़ी बनाने के शीशम भी आपको थोड़ा से बड़ा देखने की आवश्यकता होती है, तो दाढ़ी बढ़ाने का शीशा भी आपका अवतल दर्पण का होता है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, आपको बताना है। तो यदि आपको मालूम है कि रासायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लेवासिए को, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। इन्होंने 2 नियम कौन से दिए थे? तो पहला नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो पहला नियम ये दिया था। और दूसरा नियम दिया था निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। तो ये दोनों नियमों के द्वारा जो है वो रासायनिक विज्ञान की नींव रखी और लेवासिए को रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? यदि आप बुझे हुए चूने मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस में अगर आपने क्लोरीन की क्रिया करा दी तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 प्लस H2O। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग करके हम किसका निर्माण करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बुझे हुए चूने में क्लोरीन डाल देंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, जो कि ब्लीचिंग पाउडर काम क्या होता है? पानी को शुद्ध करना काम होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर लिखा गया बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? NaOH CO3।
सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग पाउडर होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और धुलाई वाला सोडा कौन सा होता है, जिसे धोने काम में प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो धोने वाला सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अभी देखिए 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। लेटेस्ट अभी आपकी न्यूज है। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला हुआ 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये याद कर लीजिएगा। 2023 का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2023 का मिला था वहीदा रहमान को। ठीक है, इन्हें फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। अगर हम पत्रकारिता की बात करेंगे तो पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। साहित्य में तो कई पुरस्कार हैं आपके, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती हो गया, साहित्य अकेडमी हो गया, तो ये साहित्य के पुरस्कार हैं। और खेल में भी आपके अर्जुन पुरस्कार हो गए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गए। तो इस प्रकार से आपके पुरस्कार होते हैं। तो एक आपका देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है जो 2024 में मिला है। जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को मिला है, बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का। अगर आपसे दादा साहब फाल्के सिर्फ पूछता है तो 2024 का मिथुन चक्रवर्ती को, और 2023 का भी याद रखिएगा वहीदा रहमान को। और अगर प्रथम भी पूछ लेता कभी कभी आपसे तो 1969 में देविका रानी को मिला था। ठीक है, पहली बार जो किसे मिला था दादा साहब फाल्के, तो 1969 में देविका रानी को मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कठोप उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच में बातचीत दर्ज है। तो आपको बताना है कौन से देवता जो थे वो नचिकेता से बात कर रहे हैं इस कठोप उपनिषद में। तो कठोप उपनिषद जो था ये कठ नामक आचार्य ने इसे लिखा था, इसलिए इसका नाम इस प्रकार से पड़ा है। तो इस उपनिषद के अंदर यम और नचिकेता आपस में बात कर रहे हैं, भगवान एम। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, एम मतलब कि यमराज। ठीक है, तो नचिकेता के ढेर सारे प्रश्न थे जिनके जवाब यमराज दे रहे हैं इस उपनिषद में। नचिकेता एक बालक है जो अपने पिता से प्रताड़ित होकर के भगवान एम के यहाँ पहुँच जाता है, यमराज के यहाँ पहुँच जाता है। और 3 दिन तक यमराज अपने घर पे नहीं होते हैं, तो उनके घर के बाहर ये बैठा रहता है भूखा प्यासा। और जब यमराज आते हैं तब उनसे ढेर सारे प्रश्न करता है। तो इस प्रकार के जो बातचीत हैं ये कठोप उपनिषद में लिखी गई हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं, याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भगवान एम और नचिकेता के बीच में बातचीत है कठोप उपनिषद में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो जड़त्व, संवेग, बल या वेग, ये आपको बताना है। तो प्रकृति में कौन कभी अकेले नहीं होगा? तो सही ऑप्शन होगा फोर्स। फोर्स जब भी लगेगा वो 2 पिंडों के बीच में ही होता है। अकेले कहीं पर फोर्स काम नहीं करता है। 2 चीज़ों के बीच में प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया का से ही फोर्स आपका लगता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। ठीक है, तो कभी भी फोर्स जो है अकेले नहीं होता है, उसके लिए 2 चीज़ें होना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर होता है ρl/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो व्युत्क्रमानुपाती है A के। A मतलब कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करेंगे डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है? 2 डायरेक्ट देखिए लंबाई के हैं, प्रतिरोधकता मतलब रो के हैं, और टेम्परेचर के भी होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो ए है, मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं शामिल हो तो जीवों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, आपको बताना है।
तो देखिए आपने लैंगिक प्रजनन पढ़ा होगा और आपने अलैंगिक प्रजनन भी पढ़ा होगा। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो जीव होते हैं उनमें आपकी अधिक विविधता आती है। जैसे मनुष्य जो होता है उसमें नर और मादा दोनों क्रियाएं करके एक दूसरे प्रकार का जीव उत्पन्न करती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में आपने देखा होगा उसमें एक ही प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका जीवाणु हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया। तो ये मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन इस प्रकार की क्रियाएं करके अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करती हैं। जबकि लैंगिक जो आपका प्रजनन होता है उसमें अधिक विविधता आती है, उसमें डिफरेंट आपका मानव पैदा होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में विविधता किस में उत्पन्न होगी, किस जनन में? तो लैंगिक प्रजनन में। सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया आपको बताना है। तो क्रिप्टॉन को आपको देख के समझ में आ रहा है, क्रिप्टॉन जो है हमारा अक्रिय गैसों में आता है। क्रिप्टॉन 36, क्योंकि ये आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान उसमें आएगा। इसलिए क्रिप्टॉन का जो आखिरी हमारा कक्ष होगा वो भरा होगा। तो भरे वाले में देखिए 2 ऑप्शन इसने रख दिया, पहला और लास्ट वाला। नहीं तो अगर किसी एक में 8 रखता लास्ट में तो उसको हम लोग सही करके चले जाते हैं, लेकिन अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और आपका 4p6। तो भाई हम लोग देख लेते हैं पहले कक्ष में कितने? 1s2 मतलब पहले कक्ष में 2 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 वाले में देखिए 8 हैं और 3 वाले कक्ष में देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर हैं और 10 यहाँ पर हैं। तो 3 वाले कक्ष में 18 हो गए और 4 वाले में 2 यहाँ पर हैं और यहाँ पर p में 6 हैं। तो 4 वाले कक्ष में इस प्रकार से। तो 2, 8, 18, 8 वाला जो ऑप्शन है पहला नंबर उसको आपको सही करना है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तभी आप इसे सही कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए हमारे ये 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में कुछ करंट अफेयर भी थी जो काफ़ी पुरानी थी, जिनके बारे में इस समय चर्चा करने कोई औचित्य नहीं है। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उड़ीसा को अधिकतर जो है वो किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो उड़ीसा में ज़्यादातर क्या आते हैं? भूकंप होती है, वर्षा, चक्रवात, बूंदाबांदी। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए हमारा जो परमाणु होता है उसके सेंटर में नाभिक होता है और नाभिक में आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसी नाभिक के चारों ओर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, वो भी सेल के रूप में। तो इस प्रकार से हमने सेलों को बना लिया। जो पहले सेल का हम लोग नाम देते हैं उस सेल का नाम होता है के सेल, फिर नेक्स्ट वाला एल, फिर एम, फिर एन। इस प्रकार से सेल्स आपकी बढ़ती जाती हैं। तो आपसे पूछा क्या गया, किस कक्ष में पूछा जा रहा है? एम कक्ष में आपसे पूछा जा रहा है। तो एम जो हमारा कक्ष होगा वो कौन सा कक्ष है? देखिए के हमारा पहला हो गया, एल दूसरा हो गया, एम तीसरा हो गया, एन हमारा चौथा हो गया। इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं। तो एम जो हमारा है वो तीसरा कक्ष है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, 2n² होता है, ठीक है, जहां पर n क्या है? कक्ष की संख्या है। तो m हमारा तीसरा कक्ष होगा। तो n की जगह पर अगर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18। तो m कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे। सही ऑप्शन इसका तीसरा वाला होगा। देखिए आपके एग्जाम में k भी पूछ सकता था, l भी पूछ सकता है, n भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको इसी फार्मूले का यूज करना है और मैक्सिमम n की वैल्यू जो है इसमें आप 4 ही रख सकते हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स घटने लगते हैं, 32 तक ही आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो k अगर आपसे कोस पूछता है तो n की जगह पर आपको 1 रखना होगा। तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो k कोस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे। अगर आपसे l पूछता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आपके निकलेंगे। इसके बाद m का मैंने आपको 18 बता ही दिया। n अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका चौथा कोस होगा और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन से सभी कक्ष को आपको पढ़ लेना, ताकि इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बने उसे आपको गलत करके नहीं आना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। और इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल G के मूल्य की खोज किसने की थी आपको बतानी है।
तो कैपिटल जी आप कहाँ पर पढ़ते होंगे, जहाँ पर दो पिंडों के बीच में फोर्स लगता है तो F बराबर आप पढ़ते होंगे फार्मूला G m1m2/r², ये आप फार्मूले पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर कैपिटल जी जो है ये इसकी खोज किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का ब्रिटिश ये वैज्ञानिक थे और 1798 में इन्होंने जी की वैल्यू की खोज की थी। और हेनरी कैवेंडिश का नाम अभी आपके एग्जाम में एक बार और पूछा गया है, ये हाइड्रोजन के खोजकर्ता भी हैं। तो हाइड्रोजन पूछता है तो किसने खोज की, तो हेनरी कैवेंडिश को सही करिएगा उसमें भी आपको। और कभी कैपिटल जी की वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पर भी आपको सही करना है। और कैपिटल जी का नियतांक जो है निश्चित होता है, कहीं पर भी चाहे आप नीचे रहें चाहे आप ऊपर रहें, इसकी वैल्यू को आपको याद करके हमेशा रखनी है। कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर से आप लोग इसके मात्रक को निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई वैल्यू है। और जी कैसी राशि होती है, जी आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका अलग होता है, ठीक है, जी स्मॉल जी आपका अलग होता है। और सार्वभौमिक जो आपका गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निश्चित रहती है। जी की वैल्यू तो डिपेंड करती है कहाँ पर आप हैं, कहीं पर 9.8 है, कहीं पर 10 है। तो इस प्रकार जी जो है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहती है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी मूल्य की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ठीक है। नहीं है पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आपके क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि नहीं है से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कई लोग जो ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं उसमें नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए अम्ल के गुण की बात करेंगे तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अम्ल जो है क्षार के साथ मिलकर के लवण बनाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बात उसका गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। हमने आपको बताया था ना कि मान लीजिए कि आपने HCl ले लिया, ये आपका अम्ल हो गया, और NaOH आपका क्षार हो गया। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl + H2O बनता है आपका। तो NaCl क्या है, लवण और जल बनता है, तो ये बात भी सही है। नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देता है, हमने आपको याद कराया था कि BB आप लोग याद कर लीजिए। बेस क्या करता है, बेस ब्लू करता है लिटमस पेपर को, और एसिड क्या करता है, एसिड रेड करता है। तो BB याद कर लेंगे तो बेस ब्लू करेगा तो एसिड अपने आप रेड करेगा। इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया था। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा गुण नहीं है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जैसे आपने हथौड़ा अपने हाथ में उठाया हुआ है इस प्रकार से, तो ऊपर जब हथौड़ा उठेगा तो स्थिर है, तो स्थिर है तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब चलेगा तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे बांध होता है, बांध के अंदर पानी होता है, तो पानी क्या होता है, वो आपका स्थिर होता है, तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे बांध खुलता है तो पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होकर के बहुत तेजी से आपकी बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब भी कोई गतिमान वस्तु आपको दिखे तो वहाँ पर आपको काइनेटिक सही करना है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ स्थिर रहेगी, जैसे कोई चाबी लगा कर गाड़ी को पकड़ा रहता है ना, तो उसमें भी आपका स्थिर ऊर्जा होती है, चाबी लगाई गाड़ी में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद जो पता लगाती है, आपको मालूम है कि जीभ हमारी स्वाद का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो स्वाद कलिकाओं में स्वाद संग्राहक होते हैं, उन स्वाद संग्राहक को कहते हैं रसस्वेदी अभिग्राहक, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो हमारी जीभ होती है उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, और उन स्वाद कलिकाओं में रसस्वेदी अभिग्राहक होते हैं। वो पता लगाते हैं कि जो हम चीज़ खा रहे हैं उसका कैसा है। तो अग्र जो हमारा जीभ का भाग होता है, अग्र भाग जीभ का, उसका काम क्या होता है, मीठा का पता लगाना। जैसे आप कोई मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो अपनी आगे की जीभ से पता चलता है कि ये वस्तु जो है मीठी है कि नहीं। और जो हमारा पीछे का भाग होता है, पश्च भाग होता है, वो कड़वा जो आप पदार्थ खाते हैं वो पता करती है कि पदार्थ आप खा रहे हैं कड़वा है। तो जब जीभ के पिछले हिस्से पर वो लगेगा ना, तभी जीभ पता लगा पाती है कि ये पदार्थ आपका कड़वा है कि मीठा है। तो मीठा जो है तुरंत आगे से पता लगा लेती है जीभ, पश्च भाग कड़वा,
और पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है जो किनारे का भाग होता है वो आपका खट्टा का पता लगाती है जीभ। तो खट्टा जब खाते हैं तो जीभ के किनारे किनारे लगेगा ना, तो पता लगाएगी जीभ कि आप जो पदार्थ खा रहे हैं इसका स्वाद खट्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीभ के अगला भाग जो होता है वो किस चीज़ का पता लगाता है, तो मीठा का, पिछला भाग कड़वा का, और जो पार्श्व भाग होते हैं वो खट्टे का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, कई बार पूछा गया है, लेटेस्ट अभी 2021 और 22 के एग्जाम में। और स्टूडेंट ने देखिए स्टूडेंट ने गलत भी किया हुआ है, चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 और साहित्य सही करके आए हैं, तो मतलब कि नॉलेज बिल्कुल से नहीं रही होगी। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य मैंने आपको बताया था कि साहित्य में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है, सरस्वती सम्मान मिलता है। इस प्रकार से कई आपके सम्मान मिलते हैं साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में भी आपका अर्थशास्त्र कई आपके पुरस्कार मिलते हैं। तो जब भी आपसे पूछता है खेल के बारे में पूछेगा या साहित्य के बारे में पूछता है तो इन सबको कम से कम तो आप लोग याद करके ही चलिए। ठीक है, तो खेल में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछेगा तो भी आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस्दीकरण करते हैं। कहीं पर यस्दीकरण लिख देगा तो उसे भी आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ यस्दीकरण। ठीक है, यशस जो होता है वो जस्ते कहते हैं। तो गैल्वनाइजेशन में जो होता है लोहे में जस्ते की एक कोटिंग की जाती ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके। तो स्टील या लोहे पर हम लोग यस्दीकरण कहते हैं या फिर आपके गैल्वनाइजेशन लिखा होगा, तो दोनों को आपको सही करना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यदि कोई वस्तु जो है त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेती है तो वेग v निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी का आपको यूज करना है, बस समझ करके आपको यूज करना है। जैसे हमारा एक पथ हो गया ये, तो इस प्रकार से हमारा पथ हो गया, इसमें ये त्रिज्या आपकी r हो गई। पूछ क्या रहा है, r वृत्ताकार पथ के चारों ओर 30 सेकंड में v निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त, चाल आपसे पूछ रहा है। तो दूरी कितनी होगी, ये परिधि के चारों ओर आपका चक्कर लगाना है, तो परिधि होती है 2 पाई r। तो दूरी हमारी हो गई 2 पाई r और समय t आपको दिया ही गया है। तो v बराबर जहां पर भी 2 पाई r अपन t लिखा होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आपको समझ कर क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपके काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत की विदेशिया खुफिया रिसर्च सेवा एनालिटिक विंग रा के आपसे पूछा गया है निर्देशक कौन है। तो रा के आपको निर्देशक बताने हैं इस समय, वर्तमान समय बताइए, क्योंकि पुराना वाला तो भूल जाइए कि पुराने वाले डाटा से कौन थे। अभी इस समय की हम लोग बात करते हैं, तो इस समय जो हैं वो आपके रवि सिन्हा हैं। ठीक है, ये नया आप लोग याद रखिएगा, रा के जो नए आपके निर्देशक हैं वो रवि सिन्हा है। आपसे देखिए आईबी के पूछ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो आईबी के जो इस समय हैं वो तपन कुमार हैं, तपन कुमार को आप लोग याद कर लीजिए। अब कुछ नए प्रकार से हम लोग याद करते हैं ताकि क्वेश्चन अगर आपसे कुछ घुमा करके पूछेगा तो भी आपको सही कर सकें। सीबीआई के इस समय कौन है, प्रवीण सूद हैं, तो सीबीआई के भी आप लोग को अभी याद कर लेना है। इसके बाद ईडी भी आपसे पूछ सकता है, ईडी के इस समय राहुल नवीन है। तो एजेंसियां इस समय काफ़ी सक्रिय भी हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इनसे, क्योंकि रा से पूछेगा तो रवि सिन्हा, आईबी पूछे तपन कुमार, सीबीआई पूछे प्रवीण सूद, ईडी पूछे राहुल नवीन। तो इससे आपको चारों क्वेश्चन सही करने हैं। उस समय पुराने डाटा के अनुसार जो हैं अनिल कुमार धसमाना थे, अभी आपको नए डाटा याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला था, ये 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल अभी 2 लोग को मिल गया है। पहले नंबर पर अमृत सेन को मिला हुआ था और अभी आपका तो अमृत सेन को 1998 मिला था
और पेपर आपका ये 2018 में हुआ था, 2019 का आंकड़ा नहीं आया था। तो अभिजीत बनर्जी को भी मिल गया है, याद रखिएगा। तो अब 2 लोग हो गए, पहला हमारा अमर्त्य सेन और दूसरा हमारा अभिजीत बनर्जी। तो अमर्त्य सेन से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी 2 लोग को मिल गया है, इससे भी आप लोग अपडेट हो जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। तो जब आप पीरियडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में आपको देखेंगे तो आपको आवर्त मिलेंगे। आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आपको आवर्त नीचे की ओर मिलेंगे। तो उसी को कह रहा है कि समूह में अगर आप नीचे की ओर आएंगे, मतलब कि अगर आप वर्ग में नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जैसे आपने हीलियम रख लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से रूबिडियम, तो नीचे को अगर आप आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो सेल्स की संख्या बढ़ेगी। तो जितने आवर्त होते हैं उतने ही सेल्स होते हैं। तो पहले हमारे आवर्त में जो होंगे 1 सेल होगा, दूसरे आवर्त में 2 सेल, तीसरे में 3, इस प्रकार से सेल्स की संख्या जो होती बढ़ती जाती है जब हम आवर्त तालिका में नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, लिखा क्या गया है ऑप्शन में और भी देख लेते हैं। सेल की संख्या घट जाती है, नहीं होता है, सेल की संख्या घटती नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, उसी एक ही आपके समूह के जितने भी आपके तत्व होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। पारमाणविक आकार कम हो जाता है, जब हमारे सेल्स बढ़ेंगे तो पारमाणविक आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या भी हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ये गलत हो गया, तो हमने बताया आपकी सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं। तो मानव में जो नर होते हैं उसमें मूत्र और वीर के लिए एक ही मार्ग होता है, वो मार्ग होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, स्त्रियों में अलग अलग होते हैं लेकिन मनुष्यों में एक ही मार्ग होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और कई लोग इससे गलत करके आते हैं। देखिए लार का हमारे पीएच होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो लार का पीएच से आप लोग समझने का प्रयास करें कि लार का पीएच जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। तो लार के पीएच से अगर आप कम की ओर जाएंगे तो उसमें पीएच वैल्यू आती है 5.5 से कम। ठीक है, लार हमारे जो जीभ होती है, जो मुंह होती है, उसको बिल्कुल सुटेबल लगती है। अगर आप इससे नीचे जा रहे हैं, मतलब 5.5 से नीचे जा रहे हैं, मतलब 6.5 था, एक और मान लीजिए, तो अगर आप इससे नीचे गए तो दांत का आपका सड़न शुरू हो जाएगी, क्योंकि दांत में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम को अगर घटाना है तो एसिड अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, एसिड में आप क्या खा सकते हैं, जैसे आप खा रहे हैं इस समय संतरा खा रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, सिरका खा रहे हैं, तो इन सब का जो होता है पीएच वैल्यू वो 2.2, 2.4, 2.5 होता है। नींबू सबसे ज़्यादा कम होता है, 2.2 होता है, सिरका भी 2.2 होता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं खा रहे हैं तो आपका जो इनेमल होता है दांतों में, जो कैल्शियम होता है, वो आपका घटना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दांतों में सड़न आपकी स्टार्ट होगी। तो 5.5 मतलब ज़्यादा खट्टी चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो मुंह आपका बिल्कुल से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो गई है तो फिर आपको डॉक्टर जो है आपको फ्लोरीन का सेवन करने कहता है। फ्लोरीन जो है ये इनेमल को, कैल्शियम को बचाने का काम करता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके और पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा जो होती है वो कितना पीएच मान किससे कम हो जाए तो अम्ल वर्षा आपकी अम्लीय हो जाती है, मतलब वर्षा जो है वो अम्लीय कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा जब भी आपसे पूछेगा तो 5.6 याद रखिएगा, जब पानी की पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। दूध का पीएच मान आप लोग बताइएगा, और रक्त का पीएच मान आप लोग बता सकते हैं। जो लोग पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट हैं वे लोग दूध और रक्त का बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आपसे पूछा गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड, इसमें से कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2-3 इसमें ही पूछता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि धातु का ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, और अधातुओं के ही पूछता है आपसे।
तो अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपकी अम्लीय होती है, ठीक है। तो अधातु अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो अम्लीय प्रकृति का होगा, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है, उसमें क्षारीय के गुण भी होते हैं और अम्लीय के गुण भी होते हैं। तो कौन कौन से तत्व एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तो देखिए आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड रख दिया है, तो सही ऑप्शन हो गया एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम को जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और आपके एग्जाम में जिंक पूछा जाता है, ये दो को याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया, अभी आपके एग्जाम में एल्युमिनियम दे दिया, जिंक दे दिया, तो इसे आप सही करके जा सकते हैं। लेकिन और भी तत्व हैं जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो उन्हें याद करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक बता देता हूं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। तो ये देखिए आपके Zn हो गया, Al हो गया, ये तत्व हैं आपके। अभी इन्हें याद करने के लिए आपके ट्रिक बता देते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। एक गैलियम हो गया और Pb लेड हो गया और टीन हो गया। तो इसे याद करने के लिए आप ट्रिक का फॉलो कर सकते हैं कि Zn से जनाबे अली बेकार गए पंजाब सनकी हो गया, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। इन सभी तत्वों के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे सभी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ZnO अगर आपके ऑप्शन में रख देता तो ये भी सही होता। Al2O3 तो आपके ऑप्शन में रखा ही गया है। इसके बाद आपका बेरिलियम जो ऑक्साइड है BeO, ये भी आपका एम्फोटेरिक बनाता है। गैलियम भी आपका बनाता है, और Pb के आपके दोनों जितने भी होते हैं, PbO भी होता है और PbO2, ये दोनों आपके एम्फोटेरिक होते हैं। इसी प्रकार से टीन का जो होता है SnO और SnO2, तो इस प्रकार से इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में ZnO और Al2O3 पूछता है, तो अगर आपको नहीं याद होता तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाए तो जनाबे अली बेकार गए पंजाब सनकी हो गया। इस प्रकार से आपका बेरिलियम, गैलियम और लेड और टिन, इनके भी जो ऑक्साइड होते हैं वो भी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, तो T में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा आपको बतानी है। चलिए कैसे करेंगे आप लोग, देखिए जब भी आपसे ऊर्जा की मात्रा पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है एनर्जी बराबर VIT। इसको कई प्रकार से आपसे चेंज कराता है। तो VIT जो है कभी आपको दे देगा कि VQ भी इसका होता है, क्योंकि Q बराबर जो होता है वो IT होता है, तो ये VIT फिर से बन जाता है। तो V बराबर Q भी दे सकता है, ये भी सही होगा एनर्जी का, VIT भी सही होगा। और यहाँ पर और अगर बात करें तो V की जगह पर V बराबर IR होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर IR रखेंगे तो RI²T, ये भी आपका एनर्जी का फार्मूला होता है। तो इसको किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप VIT याद रखेंगे तो एनर्जी से आप कोई भी फार्मूले को निकाल सकते हैं जिस फार्म में आपसे पूछा गया है। तो अभी सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2018। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग नए डाटा को पढ़ेंगे, क्योंकि पुराना पढ़ने से क्या फ़ायदा, पुराना भी याद रखेंगे जो ज़रूरी होगा। अभी आप बताइए कि 2024 के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तो और अगर आपसे पहले पूछता है तो पहले तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। 14 से फिर 10 साल आपके रहे के चंद्रशेखर राव। तो पहले पूछेगा तो हमेशा आपको सही करना है के चंद्रशेखर राव। लेकिन अगर आपसे लेटेस्ट पूछता है कि इस समय कौन है, तो 10 साल के बाद इनकी सरकार चली गई, अभी जो है रेवंत रेड्डी हैं। कौन है, रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान के पूछेगा तो रेवंत रेड्डी हैं। और अगर बात करें आपके यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू लिखा गया, तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं, अभी बने हैं ना, आपके आंध्र प्रदेश के हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा तेलंगाना के राज्यपाल कौन है इस समय, तो जिष्णु, ठीक है, विष्णु नहीं है, जिष्णु देव वर्मा है, नाम आपको याद रहेगा, क्योंकि ये विष्णु नहीं है, इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा जो हैं वो आपके तेलंगाना के इस समय के राज्यपाल हैं। तो दोनों को याद हो गया आपको। चलिए सही ऑप्शन होगा, पहले पूछेगा तो चंद्रशेखर राव, वर्तमान पूछेगा तो रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको 2021 वाले में भी कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भारतीय दर्शन के अनुसार 5 तत्व जो हैं वो माने जाते थे, वो शरीर के अंदर भी और प्रकृति में भी। उन तत्वों को याद करने के मैंने आपको बताया था, लोग याद करते थे जल छित पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बना है शरीरा। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्या 5 मानी गई थी भारतीय दर्शन के अनुसार, जिसमें अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो जल से हो गया पानी, छित से हो गया पृथ्वी, जल छित पावक, पावक मतलब कि अग्नि, अग्नि मानी गई है तत्वों में, गगन मतलब कि आकाश, और समीर मतलब कि वायु। तो जल छित पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना है शरीरा। इस प्रकार से ये 5 तत्व हैं आपके, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ये रिपीट करके क्वेश्चन 2018 का 2021 में 22 में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आपको पिछले साल के पेपर लगाने हैं, नहीं तो आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन क्वेश्चंस आपके हल नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का आपको पता लगानी है। तो ये रख कहाँ पर रहा है, P और F के बीच में रख रहा है। अगर हम अवतल दर्पण को यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस दूरी यहाँ पर बना लिया, फोकस दूरी का डबल वक्रता त्रिज्या हो गई। कह रहा है कि P और F के बीच में रखें, मतलब वस्तु को ये यहाँ पर रख रहा है। जब भी देखिए वस्तु आपकी फोकस के अंदर की ओर आ जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो दर्पण के पीछे चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्पण के पीछे चला गया तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। ठीक है, जब तक फोकस के इधर रहेगा, फोकस में रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा, और अनंत पे रहेगा तो फोकस से बन जाएगा, ये भी याद रखनी है। वक्रता त्रिज्या पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन वक्रता त्रिज्या के ही पास बनेगा। फोकस में रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और इसके बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनेगा आपका। लेकिन जैसे ही आप फोकस के इधर गए तो प्रतिबिंब आपका चला गया दर्पण के पीछे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक आपको दिया गया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। हमने आपको बताया था केल्विन पैमाने पर आपको अगर सेंटीग्रेड को चेंज करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना सेंटीग्रेड दिया गया है उसमें रख दीजिए 273 जोड़ दीजिए और बन गया आपका ये केल्विन। ठीक है, तो 273 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 351 केल्विन बन जाएगा। सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है। ऊतक टिश्यू क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है कि ऊतक जो होता है वो कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिलकर के अंग ऑर्गन बनते हैं, अंग से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो यदि ऊतक जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बन रहे हैं तो कोशिका के जैसे ही दिखेंगे और उनके जैसे कार्य भी करेंगे। तो सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें हम लोग टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं, क्योंकि ऊतक बनता ही कोशिका से मिलकर के हैं, तो मूल रूप से उसी की तरह दिखेगा और कार्य भी करेगा। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2018 में ये पूछा गया था, तो हैदराबाद टीम के मालिक कौन है आपसे पूछा जा रहा है आईपीएल के, तो अभी भी हैं, तो 2018 पूछें या 2024 पूछें वो आपके अभी भी होंगे। तो हैदराबाद टीम के जो मालिक हैं उनका नाम है कलानिधि मारिन। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि मुंबई इंडियन के कौन है, मुंबई इंडियन के मुकेश अंबानी हैं, अंबानी परिवार है। पंजाब के पूछेगा तो प्रीति जिंटा हो गई। सीएसके का पूछ ले आपसे तो एन श्रीनिवासन हो गए। इसी प्रकार से ये आपके मेन है। दिल्ली का पूछेगा तो संजीव गोनाका है। तो जो आपसे पूछे, आपसे ज़्यादातर पूछता है मुंबई का पूछ लेता है, सीएसके का पूछता है, और अभी देखिए सनराइजर्स का पूछ लिया है। तो इन सबको आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो किसके समय में हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय थे, उनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है,
तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था जब प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन का। इसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोग असहयोग आंदोलन को सही कराते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था। और अमार सोनार बांग्ला जो गाना है, जो राष्ट्रगीत बना जाकर के बांग्लादेश का, उसी समय गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक से कई क्वेश्चन आपको जब बनाएंगे तब आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक जनन को पहचानिए जिसमें जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से प्रजनन में भाग लेते हैं। देखिए जब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आप पढ़ते होंगे तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। तो जब भी बीज से नए वनस्पति का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन में। जब बीज से प्रजनन नहीं होता है, जड़, तने, पत्ते ही किसी प्रकार से भाग ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, ये 7 प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इस प्रकार कई आपके आते हैं। तो आपने देखा होगा गुलाब में आप देखते होंगे कलम को काट करके गुलाब का एक आप कलम लगा देंगे तो गुलाब का पेड़ जो है वो आपका उग आता है। तो ये आपका अलैंगिक जनन में आता है, जहां पर जड़, तने, पत्तियों को हम लोग किसी प्रयोग से नए वनस्पति का अगर हम लोग कर दे रहे हैं निर्माण, तो वो आपका अलैंगिक जनन में आता है। उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रजनन। ठीक है, वनस्पतिक प्रजनन अगर आप कर रहे हैं जड़, तने, पत्ती का प्रयोग करके तो आपका अलैंगिक जनन में आपका जाता है। ठीक है, तो अभी आपसे ये आपका पादप में पूछा गया था तो वनस्पति जनन होगा, और वैसे अलैंगिक जनन में आपका मुकुलन और विखंडन भी आता है, तो आपका जीवो में होता है। अभी आपसे पादप में पूछा गया था तो दूसरा सही आपको करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये पुस्तक है नमिता गोखले की। 2016 में ये पुस्तक लिखी थी, और इस समय आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि नमिता गोखले को 2021 का इसी पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के छुड़ा रहा हूँ जो इस समय औचित्य नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर करा रहा हूँ जो आपके आने की संभावना है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल गया है, इसलिए आपको ये इनका नाम याद करके चलना है, नमिता गोखले का। सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़ करके एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, तो निम्नलिखित में से किस घटना का यह कारण है? आप देखते होंगे जैसे आप शीशा के सामने खड़े हो जाइए तो आप देखते होंगे कंघी आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो वहाँ पर दिखाई पड़ेगी जैसे शीशे में कि आप राइट हैंड से कर रहे हैं। पानी पी रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ हो गया। तो इस प्रकार से जो घटना घटित हो रही है प्रतिबिंब शीशे में देखने पर, वो क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जब हमारा प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण बनता है तो पार्श्व रूप से वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो यही अनुभव कराता है कि आप सीधे हाथ से अगर आप बाएं हाथ से पेन पकड़ रहे हैं तो दाएं हाथ से लगेगा, तो कोई कार्य जैसे करेंगे तो वो लेटरल में आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी प्रतिबिंब की स्थिति सेम रहती है, जो साइज आपका है वही साइज रहता है, लेकिन पार्श्विक रूप से जो प्रतिबिंब है वो उलट जाता है, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं, इसे लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है m मास वाली चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी v से बढ़ाकर गति 2v कर दी जाए? तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि 1/2 mv² होती है, और कह क्या रहा है अगर हम इसे v से बढ़ा करके 2v कर दें, कर देते हैं 2v करेंगे तो 2v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4v² हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1/2 mv² कर लें और 4 को आगे ले आते हैं, तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। और 1/2 mv² को हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख ही सकते हैं, तो 4 ke हो जाएगा। मतलब कि पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 4 गुना हो जाएगा अगर v से बढ़ा करके हम लोग 4v कर दें। तो कहाँ पर लिखा गया ऐसा? 4e, ये आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है, तो 4 गुना हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा था, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हैं। तो इसमें आप कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे जहां पर प्रतिरोध आ जाए, धारा आ जाए, और पूछ रहा है क्या आपसे कि
प्रतिरोध का 2 गुना हो जाए तो धारा आधी हो जाए। तो यहाँ पर किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर ओम्स लॉ लगेगा। तो अभी आप लोग इसमें फार्मूला आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ऑप्शन आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर विलेस्का जो है वो किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो सेंट पीटर विलेस्का जो है ये ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च है जो कि वेटिकन सिटी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। रेलवे ने इसका आंसर जो है मैड्रिड सही किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और वहाँ पर सेंट पीटर विलेस्का नहीं है। इटली के अंदर रोम है और रोम के अंदर ही आपका ये देश वेटिकन पड़ता है और वेटिकन सिटी जो है वहाँ पर सबसे कम आबादी भी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही है, वहीं पर सेंट पीटर विलेस्का है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर मैड्रिड में आपसे पूछता है कौन सी चर्च है तो सेंट एंड्रेस चर्च है, ठीक है। सेंट एंड्रेस चर्च आएगी तो मैड्रिड सही करिएगा। लेकिन रेलवे से गलती हुई है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको इसको सुधार करके पढ़ना है। वेटिकन सिटी में ये चर्च है, ठीक है। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए लगाने का। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। अभी आपके एग्जाम में पहला पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे दूसरा या तीसरा पूछ सकता है। तो तीनों को समझ लेते हैं ताकि आने वाली एग्जाम की आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा गति का पहला समीकरण हो गया। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण हो गया। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर यू वी स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो अभी समझते हैं कि पहले समीकरण में किनके किनके बीच में संबंध है। अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे जो चेंज हो सकते हैं, v से हमारा वेग हो गया और t से हमारा समय हो गया, तो वेग और समय के बीच में रिलेशन होगा वो पहले वाले समीकरण को दर्शाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला, वेग और समय, ये पहले समीकरण के बीच में संबंध होगा। अगर आपके एग्जाम में दूसरा पूछता है कि दूसरे समीकरण में किसके किसके बीच में संबंध है, तो एस से हमारा होता है स्थिति या फिर विस्थापन या फिर पोजीशन। तो स्थिति और समय के बीच में जो रिलेशन होगा वो दूसरे वाले आपके समीकरण में होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण पूछा गया था पहले वाले ऑप्शन में। और तीसरे वाले में लिखा गया है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v से हमारा वेग हो गया, s से हमारा स्थिति या पोजीशन हो गई। तो वेग और स्थिति के बीच में संबंध जो होगा वो तीसरे वाले समीकरण में होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में रखा गया है। तो ये हमारा पहले वाला का हो गया, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले को, तीनों आपके ऑप्शन में रखे गए हैं, लेकिन पूछा गया है आपसे पहले वाला। तो इस प्रकार से आपको समझ करके एग्जाम में सही करने होंगे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्वात मतलब होता है जहां पर हवा भी ना हो, मतलब कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग आपको बताना है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सही ऑप्शन होगा। आपके एग्जाम में देखिए प्रकाश का वेग जो है पानी पूछा जाता है और कांच ही पूछा जाता है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए निर्वात में ही होता है, उसके बाद जो है पानी और कांच में कम हो जाएगा। पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 से कम ही हो गया। ये दोनों को आपको याद करना है, दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है। निर्वात में अगर हम ध्वनि के वेग की बात करेंगे तो 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस मिल जाए, द्रव मिल जाए, गैस मिल जाए, तभी ध्वनि ट्रेवल करेगी। ध्वनि जो है निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ध्वनि का वेग अगर निर्वात में पूछेगा तो 0 होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और जब आपसे पूछेगा ना तो ये ऑप्शन भी रखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि प्रकाश का वेग आपको सही करना है कि ध्वनि का सही करना है। तो ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है और प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनाव करना है। ध्वनि की पिच इसमें से किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। तो देखिए ध्वनि के 3 आपके लक्षण होते हैं और तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार। तो ध्वनि का पहला लक्षण होता है ध्वनि की तीव्रता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं, और दूसरा लक्षण होता है ध्वनि का तारत्व, जिसे इंग्लिश में पिच कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और ध्वनि का तीसरा लक्षण होता है उसकी गुणता,
इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी। तो सबसे पहले तीव्रता को समझ लेते हैं। तीव्रता जो है ये आयाम पर डिपेंड करती है और इसे नापा जाता है डेसिबल में। तो जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतने ज़्यादा आयाम बढ़ेगा और ध्वनि की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तारा तो आपसे पूछा गया, पिच आपसे पूछा गया है। पिच डिपेंड करती है आवृत्ति पर। जैसे स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, पुरुषों की मोटी होती है, तो पतला या मोटा या भिनभिनाहट की आवाज़ आपने देखा हो, मच्छर की, शेर की दहाड़ देखी होगी, तो मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसका तारतम्य तो ज़्यादा होता है क्योंकि वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या जो होती है वो आवृत्ति होती है। तो जितना ज़्यादा कंपन होगा उतना ज़्यादा तारतम्य होगा। तो अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं की तारतम्य तो ज़्यादा होता है आवाज़ का और पुरुषों का कम होता है। गुणता क्या होती है? गुणता डिपेंड करती है टोन पर। क्वालिटी मतलब कि जैसे आप वाद्य यंत्र कोई बजा रहे हैं, तबला या हारमोनियम, तो कैसे पहचानेंगे कि हारमोनियम की आवाज़ है, तबला की आवाज़ है? तो उसकी गुणता के कारण हम लोग पहचानते हैं। तो यदि आपसे पूछता है पिच किस पर डिपेंड करती है, तो आवृत्ति पर। यदि आपसे पूछता है तीव्रता या फिर इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो आयाम पर। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद जो शैवालें हैं वो विशालकाय मात्रा में किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो महासागरों में जो शैवालें होती हैं, जैसे हम लोग काई भी कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, और कुछ शैवालें खाने योग्य भी होती हैं, तो अगर उनका अपघटन होता है, वो सड़ जाती हैं, तो उनसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। और मीथेन गैस कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे जो पशु जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं ना, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, तो उनके मुंह से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और धान के जो खेत होते हैं उनमें भी पानी कई दिन तक जमा होता है, तो वहाँ पर से मीथेन गैस निकलती है। और दलदली स्थानों से, जहाँ पर दलदल है, कई दिनों तक पानी जमा हुआ है, वहाँ पर से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है क्योंकि ये ओजोन परत को क्षरण करती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक अपक्रिया दी गई है, इसमें लिखा गया कि H2O2 क्रिया कराई जा रही Cl2 के साथ में, तो HCl और O2 बन रहा है। तो H2O2 किस रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। तो H2O2 का नाम आपको मालूम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। और किस रूप में कार्य करता है इसके जानने के लिए आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड में O की जो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो -1 होती है। Cl2 यहाँ पर अकेला है तो 0 हो जाएगी, H की +1 होगी, Cl की -1 होगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला तो 0 हो जाएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 जो होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करेगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। उल्टा होता है हमेशा, अगर ऑक्सीडाइज होगी कोई चीज़ तो वो जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वहीं पर अगर Cl2 को देखिए, Cl2 पहले 0 था और अब देखिए -1 हो गया। 0 से -1 हुआ मतलब कि घट गया है, घट गया मतलब कि रिड्यूज हो रहा है। अगर रिड्यूज होगा तो Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगर Cl2 पूछे था आपसे तो सही ऑप्शन होता दूसरा, यदि आपसे H2O2 पूछा है तो सही ऑप्शन होगा तीसरा। तो इस प्रकार से उल्टा हमेशा एजेंट वाले होते हैं। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन आपकी हो गई, ये रिडॉक्स अपक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आएगी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा पुस्तक जो है एस अग्नेस आर्ट्स लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगी सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आप साइना नेहवाल की, अनिल कुंबले की, युवराज सिंह की पुस्तकों को याद कर सकें, क्योंकि ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई। तो साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। खिलाड़ी की पुस्तकें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की, अनिल कुंबले की है वाइड एंगल, ठीक है। और युवराज सिंह की तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और भी देखिए खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर की पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इट माई वे।
प्लेइंग इट माई वे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। और कपिल देव की पुस्तक का भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपने अली कुंबले का याद कर लिया सचिन की, तो कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो यहां पर से आपको कई पुस्तकें याद हो गई और आपके एग्जाम में एक ना एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रेडिक्ट टेबल पर। तो यहाँ पर देखिए प्रेडिक्ट टेबल है और बॉर्डर लाइन एलिमेंट मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है ये एलिमेंट, समझ रहे हैं, जो आपके हरे से लिखे गए हैं इनको आप लोग देखिए गौर से, क्योंकि इधर जो एलिमेंट हैं वे सारे आपके धातु हैं। और इस बॉर्डर लाइन एलिमेंट के जिग जैक रेखा आपकी गई है ना इस प्रकार से। तो ये जिग जैक रेखा के इस तरफ वाले जो हैं वे आपके अधातु हैं। तो धातु और अधातु के बीच में ये उपधातु की रेखा जो है, उपधातु वाले जो तत्व हैं इन्हें हम लोग बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो अभी आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर बोरान आया है, फिर आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेनियम है और पोलोनियम है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 7 जो आपके तत्व हैं ये आपके उपधातुओं में आते हैं या फिर बॉर्डर लाइन एलिमेंट में आते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो आपके ऑप्शन में क्या रखा गया है जिसमें से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा बिस्मथ। देख लीजिए, बोरान दिया है, सिलिकॉन दिया है, पोलोनियम, बिस्मथ को देख लेते हैं। बिस्मथ कहाँ पर है, तो बिस्मथ आपका यहाँ पर पड़ता है। तो ये आपका बॉर्डर लाइन एलिमेंट में नहीं आता। इनके याद करने की ट्रिक है, याद अगर आपको नहीं होता है तो ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको उपधातुओं के नाम मालूम चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं ताकि उनके नीचे आप जान सकेंगे। बी हो गया बोरान, फिर आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेनियम हो गया और पोलोनियम हो गया। तो इनकी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको याद हो जाए तो इन सभी तत्वों को याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बी लिखा गया, एस लिखा गया, तो ये आपका बॉस हो जाएगा। ठीक है, बॉस गए अब सब टीपो। एक सिंपल सी ट्रिक है, बॉस गए अब सब टीपो। इस प्रकार से जो ये एलिमेंट है आपको हल्के से आपको याद हो जाएंगे और ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए, तो आपको ये तत्वों के नाम इस प्रकार से याद करके चलने हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो मिश्र धातु आप जानते हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, तो ये भी आपका एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है। तो मिश्र धातु किसका उदाहरण है, एक ठोस विलयन का उदाहरण है। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ठोस ठोस है ना, कापर भी ठोस है, जिंक भी ठोस है। उसी प्रकार से कांसा आपका हो गया, कांसा किसकी किसकी मिलकर के बना है, कापर और टिन से मिलकर के कांसा बनता है। तो ये भी आपका एक ठोस विलयन है दोनों। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला। देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए कैसी होगी, आपको बताना है। तो देखिए आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी अगर याद होगी तो आपको हमने बताया था कि जो ऊपर की धातुएं होती हैं, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गई, ये सभी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातुएं आपकी होती हैं। तो नीचे वाली अगर धातुएं कहीं पर लगी हैं और ये बगल में आ गई उसकी, तो ऊपर वाली धातुएं नीचे वाले धातुओं को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि नीचे वाले की अपक्रियाशीलता जो होती है वो घटती जाती है, जल्दी वे क्रिया नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर, मरकरी, कापर, ये क्रियाएं नहीं करती हैं, सबसे कम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, इन्हें किसी से क्रिया करना पसंद नहीं होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा, यदि पूछा जा रहा है घोल से धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है, तो धातु ए जो होगी बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। एक रिएक्शन भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि यहां पर लिखा जाए Zn प्लस CuSO4, तो आप यहां पर देखिए Zn अपक्रियाशीलता में श्रेणी में अगर देखेंगे तो ऊपर रहता है और आपका कापर जो है नीचे रहता है। तो अगर इन दोनों क्रिया होगी तो जिंक कहेगा मैं ज़्यादा अपक्रियाशील हूं, इसलिए आप इस स्थान से हटिए और हम क्रिया करेंगे। तो जिंक अपना क्रिया करके ZnSO4 बना लेगा और कहेगा आप तो अपक्रियाशील कम ही है, तो अलग हो जाइए। तो इस प्रकार से इसे विस्थापित कर देगा। एक रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर Mg
Mg क्रिया होगी COSO4 से, तो Mg जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और ज़्यादा आप क्रियाशील है, तो कॉपर को कहेगा कि आप क्रिया क्यों किए बैठे हैं, हमको करने दीजिए। MgSO4 क्रिया कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे है। तो समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से विस्थापन की क्रिया चलती है। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसको याद करना ही बता देंगे कैसे आपको इसको याद करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो अभी इसके पहले पेपर आपका 2018 में हुआ था, 2017 का पूछा है। लेटेस्ट आप अपडेट कर लीजिए, 2024 का आपको बताना है कि दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव कौन है इस समय। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस समय धर्मेंद्र कुमार हैं, याद कर लीजिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्त करेगा उपराज्यपाल। तो जिस भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पुडुचेरी आपका हो गया, तो वहाँ पर आपके, और दिल्ली आपका हो गया, तो वहाँ पर मुख्य सचिव होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार। और आपको मुख्यमंत्री तो याद ही है, अरविंद केजरीवाल हैं, तो बताने को सकता ही नहीं है। पुराने डाटा के अनुसार इसमें अंशु प्रकाश था, नए वाले के अनुसार आपको धर्मेंद्र कुमार याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2017 का पूछा गया था, तो अपडेट कर लीजिए, 2024 का यहाँ पर कर लीजिए। अब बताइए कि चुनावों के बाद जो है गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो 2024 की बात करेंगे तो अभी आपके प्रमोद सावंत बन गए हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत याद रहेगा आपको। 2017 का आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि उस समय मनोहर पारीकर थे और इस समय आपके प्रमोद सावंत हैं। लगातार 2019 से ये चल रहे हैं, क्योंकि मनोहर पारीकर की मृत्यु हो गई थी, फिर ये बने, फिर चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार है गोवा में, तो प्रमोद सावंत उसी के मुख्यमंत्री हैं आपके। यदि आपसे गोवा संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 आपकी राज्यसभा की सीट है। जिलों की संख्या कितनी, जिलों की संख्या 2 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। और राजभाषा क्या है यहाँ पर की, राजभाषा है कोंकणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कई क्वेश्चन तैयार हो गए। तो पुराने डाटा के अनुसार क्या थे, मनोहर पारीकर, अभी कौन है, प्रमोद सावंत। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ये आपको बताना है। तो यौन प्रजनन आपको मालूम है मनुष्य के पास जो है वो 46 आपके गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23-23 के जोड़े में होते हैं। और इन 23-23 में अगर पुरुष की बात करेंगे तो 22 + X और 22 + Y ये पुरुष के पास होता है। और महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के पास 22 + X और 22 + X, ये दोनों XX होते हैं महिलाओं के पास, और पुरुष के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। और जब भी इन दोनों में क्रिया होती है, यौन प्रजनन होता है, यदि यहाँ पर Y और X ने क्रिया कर ली, मतलब कि X और Y आपस में मिल गई सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर मेल उत्पन्न होता है। और यहाँ पर X और X अगर क्रिया करते हैं XX में, तो फीमेल उत्पन्न होती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद करके चलना है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा मेल का जाता है, आधा हिस्सा फीमेल का जाता है। तो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स होते हैं। सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन जो है प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल और एक तत्व का एक परमाणु। तो जो प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वो प्रयोग नहीं करते हैं एन एटम ऑफ ए कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड का एक एटम नहीं होता है। और बाकी सभी का हम लोग इनको प्रयोग करते हैं, एक तत्व का एक मोल भी प्रयोग करते हैं, एक यौगिक का एक मोल प्रयोग करते हैं, एक तत्व का एक परमाणु, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहीं पर नहीं करते हैं। सही ऑप्शन हमारा पहला वाला होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जीव जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के द्वारा प्रजनन करता है। तो दोनों के द्वारा अगर कोई करेगा तो वही आपको सही करना है, और सही ऑप्शन हो गया हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा भी करता है और आपका पुनर्जनन के द्वारा भी करता है। ये सभी क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं। जब भी आपसे खमीर का पूछेगा तो ईस्ट मतलब कि खमीर जो है ये मुकुलन के द्वारा करता है, तो मुकुलन के द्वारा और पुनर्जनन जब पूछेगा तो हाइड्रा भी सही करना है। यदि सिर्फ मुकुलन आएगा तो आपको खमीर सही करना है। प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन करता है, बहुखंडन के द्वारा जो है
अलैंगिक जनन करता है। और प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया आपका विखंडन के द्वारा करता है। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि अमीबा कैसे करता है, तो अमीबा आपका द्विखंडन अपक्रिया करता है, उससे जनन होता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बाइनरी विखंडन या द्विखंडन से अमीबा करेगा। हाइड्रा करता है पुनर्जनन और मुकुलन से। खमीर भी मुकुलन से करता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन। और प्लेनेरिया आपका विखंडन से करता है। तो सही ऑप्शन होगा हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। यदि आप लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। समझते हैं आवर्त सारणी से कि संक्रमण तत्वों को रखा कहाँ पर गया है। तो ये हमारी पीरियड टेबल हो गई। तो अगर यहाँ पर दो वर्गों की बात करेंगे तो दो वर्ग आपके ये एस ब्लॉक में आते हैं, ये दोनों। और इधर के जितने वर्ग हैं आपके ये पी ब्लॉक में आते हैं। तो बीच का जो आपका बचा ये सारे एलिमेंट जो हल्के हरे रंग से हैं, ये सभी आपके डी ब्लॉक तत्वों में आते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व के जितने आपके तत्व होते हैं ये सभी आपके ट्रांजिशन या फिर संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। तो स्कैंडियम से इसकी शुरुआत होती है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 9 और दूसरे कोष में 2। तो लास्ट के 2 आप देखेंगे इनके जो कोष हैं अपूर्ण हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि जैसे KLMN जो आपके कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² फार्मूले का यूज करते हैं। तो पहले कक्ष में आपके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 18, चौथे कक्ष में 32। तो यहाँ पर देखिए 2 कक्ष तो हमारे भरे हैं 2 और 8, लेकिन तीसरा और चौथा जो है अपूर्ण है, क्योंकि उसमें 18 और 32 नहीं भरे हुए हैं। इसलिए आपके संक्रमण धातुओं में आते हैं सभी जितने आपके तत्व हैं। और ये जब यौगिक बनाते हैं तो वो रंगीन यौगिक आपका होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तत्व के यौगिक जो होते हैं रंगीन होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के तत्व जो होते हैं रंगीन होते हैं, ये भी आपको समझ लेना है। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला लिखा गया है ना कि वह तत्व जो जिनके 2 सबसे बाहरी सेल जो होते हैं अधूरे होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आपके ऑप्शन में ये भी रख सकता है कि वह तत्व जिनका डी ब्लॉक अधूरा होता है वे भी आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके ऑप्शन में रख सकता है, दोनों का आपको सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी 1/2 mv² प्लस mgh, इन दोनों का योग होती है। जहाँ पर mgh क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और 1/2 mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सही ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी। तो दिया ही हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है विचारों का संग्रह करता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक आपका अग्र मस्तिष्क, एक आपका मध्य मस्तिष्क और एक आपका पश्च मस्तिष्क। तीनों को समझ लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क भी आता है, कभी कभी आपके ऑप्शन है प्रामस्तिष्क भी रख देगा। तो जितने भी आपके विचारों के संग्रह होते हैं वे सभी आपके अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। सोचने समझने की शक्ति जो है ये प्रामस्तिष्क में होती है, अग्र मस्तिष्क में होती है। प्रेम, घृणा, भय, कष्ट, इन सब का अनुभव जो है हमारा ये प्रामस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क ही करता है। और सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क ही होता है। मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क का होता है, याद रखिएगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी अग्र मस्तिष्क ही है। और मध्य मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। और पश्च मस्तिष्क में होता है मेडुला। मेडुला क्या करता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उसको रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आपको क्या सही करना है, मानव शरीर का वह हिस्सा जो विचारों का संग्रह करे, जो सोचने समझने की शक्ति जिसके पास हो, प्रेम, घृणा, कष्ट का अनुभव करे, वही आपका अग्र मस्तिष्क होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुषों में प्राथमिक जो यौन अंग है वो उसका
टेस्टिस या फिर वृषण होता है, याद रखिएगा। इसी में स्पर्म का निर्माण होता है और ये शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के बाहर इसलिए होता है कि जो स्पर्म उत्पादन के लिए जो है इसका टेम्परेचर इसको कम चाहिए होता है। टेम्परेचर क्योंकि शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शुक्राणु उत्पादन के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए होता है, इसलिए वृषण या फिर टेस्टेस हमारे शरीर के बाहर होते हैं। और इनमें एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आप लोग याद रखिएगा, ये मनुष्यों में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एक अंग्रेजी उपन्यास है व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक आपसे पूछे गए। ये 2017 में आया था, लेकिन अभी पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक प्रकार का एक रोमांस उपन्यास था और सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास था। ये बेस्ट सेलर की सूची में गया था, बेस्ट सेलर की सूची में, इसलिए पूछा जा रहा है कि इनके लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, इनके लेखक हैं संध्या मेनन। तो नेटफ्लिक्स में एक आपकी वेब सीरीज भी आई थी मिस मैच। मिस मैच आपने देखी होगी ना, यदि नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मिस मैच में इसी कहानी का वर्णन किया गया है। व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, संध्या मेनन की आपकी लेखक है इनकी। तो चेतन भगत की कई पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे आपका 3 मिस्टेक हो गया, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, तो इस प्रकार की पुस्तकें हो गई। राहुल मेहता ने पुस्तक लिखी है नो अदर वर्ल्ड, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। नो अदर वर्ल्ड जो है ये राहुल मेहता की पुस्तक है। और निधि चनानी की पुस्तक काफ़ी फेमस है, पसमाइना पुस्तक जो है ये निधि चनानी की है। नहीं याद होता है तो यही वाली पुस्तक आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हेन डिम्पल मेट ऋषि की संध्या मेनन बेस्ट सेलर की सूची में गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण मतलब होता है रेगिस्तान। तो यह है आपका गुजरात में, याद रखिएगा। यहाँ पर एक नदी भी जाकर के विलुप्त हो जाती है, जिस नदी का नाम है लूनी नदी। ये आपकी निकलती है राजस्थान से। और कच्छ के रण मतलब कि कच्छ का जो रेगिस्तान है एक प्रकार का दलदल है, नमक का दलदल है। तो वहाँ पर लूनी नदी जो है वो गायब हो जाती है जाकर के। और दुनिया का सबसे बड़ा ये नमक का रेगिस्तान है कच्छ का रण, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा गुजरात में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो यदि मैग्नीशियम को आप जलाएंगे हवा में, मतलब कि वहाँ पर उसे O2 मिलेगी, तो बन जाता है MgO। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का सफ़ेद पाउडर बनाता है, सफ़ेद पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम रिबन आप जानते हैं ना, तो उसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद प्रकार का एक पाउडर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे ही हमारा गोलाकार दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण मान लीजिए, तो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की सतह, यही तो हमारी प्रतिबिंब की सतह है, तो इसके केंद्र में, ये केंद्र हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको पोल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं ना। तो यही पूछा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। यदि आपसे फोकस कहता है तो फोकस यहाँ पर होता है। फोकस का डबल होता है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या 2f की दूरी पर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सही ऑप्शन होगा पोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित में से शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन ने 1680 में कैलकुलस का आविष्कार किया था। कैलकुलस आप लोग पढ़ते रहे होंगे ना, जिसमें आपका अवकलन और समाकलन होता है। तो कैलकुलस नामक पुस्तक या फिर शाखा का आविष्कार न्यूटन ने किया था 1680 में, ठीक है, याद रहेगा। सही ऑप्शन ए वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो दो अगर आवेशित कण हैं और उनके बीच में अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम दिया था चार्ल्स कूलाम ने, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। और क्या कहता है? F बराबर K हो गया कांस्टेंट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आवेशित कण हो गए दोनों,
उनके बीच में दूरी जो हो गई आर हो गई। तो इस समीकरण को दिया था कूलाम्ब का नियम कहते हैं। तो के बराबर आपका होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। अगर 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जब आप कैलकुलेशन में इसका ध्यान देंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू होती है। और अगर आपसे विद्युतशीलता के अकेले पूछता है तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये वैल्यू एप्सिलॉन 0 की होती है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो दो आवेशित कणों के बीच में चार्ल्स कूलाम्ब ने इसका नियम दिया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक धनायन है आपको बताना है। तो देखिए आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो चलिए पहचानते हैं। कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3- ऊपर एक लगाते हैं, नाइट्रेट को NO3 ऊपर लगाते हैं, अमोनियम लेकिन इस प्रकार से लिखते हैं, आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और हाइड्रोक्साइड माइनस लगाते हैं। तो इसमें से धनायन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। इसमें माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाते हैं। तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और भी आपको याद रखना है कि धातुओं के जो आयन होते हैं वे ज़्यादातर आपके धनायन बनाते हैं, और आपके अधातुओं के जितने भी आयन होते हैं वे ज़्यादातर आपके ऋण आयन बनाते हैं। इसमें कुछ आपके अपवाद भी हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन जो है वो भी पॉजिटिव बना लेता है, और नाइट्रोजन का जो आयन है अमोनियम वो भी पॉजिटिव बना लेता है। तो धातुएं नहीं भी होते हुए ये आपके धनायन बना लेते हैं। अधातुओं की बात करेंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी आपके बना लेते हैं ऋण आयन। और धातुओं में आप जानते हैं कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। इस प्रकार से धातुएं जो होती हैं धनायन बनाती हैं, और अधातुएं ज़्यादातर आपके ऋण आयन बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो किस में होते हैं, मौर्य में, बौद्ध में, हिंदू में, मुगल में। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस सेट में 26 क्वेश्चन जो थे इस समय कराने योग्य थे। 3-4 करंट अफेयर के मैंने आपको छोड़ाए, क्योंकि इस समय पुरानी करंट अफेयर आपके मतलब की नहीं थी। तो इन 26 प्रश्नों में से आप क्या इस समय 20 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे थे। एलपीएन टेक्नीशियन में ढेर सारे आपके साइंस के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो साइंस अगर आपकी बेहतर नहीं है तो